अभी हम सब के लिए बहुत खुशी की बात थी, पूरे देशवासियों के लिए, कि पतंजलि ने एक पहल करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने, और पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में हमारे ऋषियों ने, जो महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने जो लिखा कि एक एक औषध के क्या क्या गुण हैं, कैसे वो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, किस प्रकार से उसको ऊपर प्रभाव डालता है, वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने लिखी हुई थी, उसके आधार पर पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने एक गाइडलाइन तैयार की। ऐसी 100-150 औषधियों को देखा गया कि इनके अंदर ऐसी कौन सी है जो नोवल कोविड कोरोना वायरस है, इस वायरस से लड़ सकती हैं। और पतंजलि के अंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें कि आधुनिक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे क्या किया जाता है, उनकी इनको क्या पता, तो उसके लिए यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम है जो पूरी चीजों को समझती है। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यूएस की रेपुटेड लैब में रहे हुए हैं। उन वैज्ञानिकों के साथ पूरी एक योजना बनाई गई कि किस प्रकार से हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, इससे कैसे निपट सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जितने जो बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें से एक बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक बड़ा हॉस्पिटल है निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। इसको अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो निम्स यूनिवर्सिटी है, जो राजस्थान की निम्स हॉस्पिटल है, इसके साथ ये जयपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, इसके साथ तय किया गया कि हम कोरोना के ऊपर हम एक रिसर्च करेंगे, हम कोरोना से आयुर्वेद के माध्यम से बच सकते हैं। और देखिए, ये जो दवाई बनाने की बात, कोरोना की वैक्सीन बनाने की बात, दवाई बनाने की बात, उसके उपचार की बात, ये पूरी दुनिया में हो रही है। वैक्सीन अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मोटे तौर पर यह समझाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की मिलिट्री की लैब लगी हुई है। इजराइल की मिलिट्री की लैब लगी हुई है, यूके, यूएसए, इन सब की लैब्स लगी हुई हैं। चाइना ने तो अपने हैकर्स को छोड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया में कहीं कोई डेवलपमेंट होती है, कहीं कुछ खोज होती है, तो उसके डाटा को उड़ा दिया जाए। उसके डाटा को उड़ाकर उसी में थोड़ा सा, जैसे 6 महीने लगाकर कुछ रिसर्च किसी इंस्टीट्यूट ने की, उस डाटा को वैसे ही उड़ा लिया जाए और उस रिसर्च में थोड़ा बहुत चेंज करके फिर उसको नए रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए। और इस कोरोना वायरस के बारे में पहले ही बात हो चुकी है, पहले ही बताया जा चुका है। मैंने भी बहुत बार कहा है, दुनिया के दूसरे लोगों ने कहा है कि ये कोविड कोरोना वायरस, ट्रंप भी ये कहता है, सीआईए कहता है, और केवल अमेरिका नहीं कह रहा, कनाडा कह रहा है, न्यूजीलैंड कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, इटली कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है, जो बड़े बड़े देश हैं वो कह रहे हैं। इजराइल के जो मोसाद के जासूस रहे हैं, उसने कहा है कि वुहान की ये जो लैब जहां से नोवल कोविड कोरोना आया, ये कोई सिविल लैब नहीं है, ये एक मिलिट्री प्रोजेक्ट रहा है, मिलिट्री की एक ये लैब रही है। तो ये इसके बारे में वो बातचीत करते हैं, वो इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। अगर ये वैक्सीन, इसका कोई ट्रीटमेंट यदि कोई भी देश खोज लेता है तो उस देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। देखिए, आज पूरी दुनिया में, मैं ये रेफरेंस के साथ बता रहा हूं कि फार्मा कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं अमेरिका में सांसदों के चुनाव लड़वाने में। डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य संगठन में $5 बिलियन का उसका जो वार्षिक बजट है, उसका 1/3 केवल बड़ी फार्मा कंपनियों के दान से आता है। मतलब डब्ल्यूएचओ जो चलता है, अमेरिका फंडिंग करता है, चीन करता है, हर देश फंडिंग करता है, वो एक हिस्सा है। डब्ल्यूएचओ यदि 100 रुपए कहीं खर्च करता है तो उस 100 रुपए में से जो 35 रुपए आते हैं, वो 35 रुपए बड़ी फार्मा कंपनियों के यहां से आते हैं। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी का 85% बजट फार्मा इंडस्ट्री की फंडिंग से आया था। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है ना, जो सारे पैरामीटर तय करती है, गाइडलाइन तय करती है, उसको फंडिंग करने का काम कौन कर रहा है? फार्मा कंपनियां कर रही हैं। एफडीए के बजट का जो मेन सोर्स है वो इन फार्मा कंपनियों से प्राप्त होने वाली फीस है, जिसको अमेरिका की सरकार ने 1992 में पीडीयूएफ एक्ट, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग यूजर फी एक्ट के माध्यम से कानूनी बना दिया कि एक तरीके से हम आपसे ये पैसा लेंगे। 2009 में डब्ल्यूएचओ ने मानक पूरे ना होने के बावजूद फार्मा कंपनियों के दबाव में स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित किया। स्वाइन फ्लू इतना फैला नहीं था, लेकिन स्वाइन फ्लू को महामारी के रूप में घोषित किया 2009 में, और जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है तो होगा क्या कि अब किसी देश ने, किसी कंपनी ने कोई वैक्सीन बनाई,
अब डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि महामारी है, हम महामारी है तो अगली गाइडलाइन क्या आएगी कि आपके देश में यदि 100 करोड़ लोग हैं तो आप कम से कम 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाइए, उनको ये टीका करवाइए, इनका ये टीकाकरण करवाइए। फिर ये लॉबी कितनी खतरनाक आप अंदाजा लगाइए। तो ये जो पहनाते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जैसे मान लो मुझे कल को ऑस्ट्रेलिया जाना है या मुझे यूएसए जाना है, यूके जाना है, कहीं ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल के साथ मैंडेटरी क्या कर दिया जाएगा कि मुझे वीजा अप्लाई करना है तो वीजा अप्लाई करने से पहले मुझे अपना वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाना पड़ेगा कि मैंने वो वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं करवाया। यदि वैक्सीनेशन नहीं है तो मैं उस देश में जा नहीं सकता। ये लॉबी इतनी खतरनाक है। और ये जो वैक्सीन की ये नोवल कोविड कोरोना फैलाया गया है, ये म्यूटेट करता है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है, ये सारी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए, आप मीडिया को देख लीजिए, आप विशेषज्ञों को सुन लीजिए, उसमें चाहे ऐसे ऐसे जो वायरोलॉजी के जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनके आप बयान सुन लीजिए। साउथ कोरिया की बात ले लीजिए, जापान की बात ले लीजिए, उनके विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं, यूके वाले कह रहे हैं, ब्रिटेन की अलग अलग यूनिवर्सिटी ये बात कह रही हैं, इटली कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, इजराइल कह रहा है, यूएसए कह रहा है, अमेरिका कह रहा है और अमेरिका के साथ साथ कनाडा कह रहा है, न्यूजीलैंड कह रहा है। तो ये सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। तो वैक्सीन की लॉबी कितनी खतरनाक है। तो अभी तो वैक्सीन की लॉबी का एक अगला इरादा क्या है कि चावल के दाने के, जो छोटा मेमोरी कार्ड चावल का दाना है ना, इस चावल के दाने के बराबर की चिप बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट कर दी जाए, कि वैक्सीन की चिप लगा दी जाए कि जब कहीं जैसे बार कोड में हम स्कैन करते हैं ना, कि बार कोड में हम पेटीएम को स्कैन करते हैं तो पता लग जाता है कि उसका कितना नंबर है, ऐसे ही स्कैनिंग हो हर व्यक्ति की और उसकी वैक्सीनेशन का डाटा सामने आ जाए। और ये वैक्सीनेशन के नाम से कोरोना की वैक्सीन आएगी। ये कोरोना की वैक्सीन कोई 100, 200, 500 रुपए की आने वाली नहीं है। अभी कोरोना को जो महामारी के रूप में जो फैला है और जो फैलाया गया है, इसका जो हवा बनाया गया है, इसको अगर आप मूल में जाएं, डब्ल्यूएचओ के बयान देखिए आप 31 दिसंबर को पहली बार डब्ल्यूएचओ को चीन की चिट्ठी मिली थी और चीन की चिट्ठी के साथ साथ ताइवान की चिट्ठी मिली थी। पहली 31 दिसंबर से लेकर अब तक के डब्ल्यूएचओ के आप बयान देख लीजिए, मई तक उनके बयान ऐसे रहे, अप्रैल तक, कि ये कोई फैलता नहीं है, ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेवल के ऊपर बैन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और जब एक बार ये विस्फोट हो गया तो विस्फोट होने के बाद डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि अफ्रीका के 50% लोगों को होने का अंदेशा है, इस देश के इतने प्रतिशत लोगों को होने का अंदेशा है, हो सकता है कि इसका कभी वैक्सीन मिले ही ना, हो सकता है ये वायरस हमारे बीच से कभी जाए ना। मतलब डब्ल्यूएचओ की भूमिका कितनी संदेहास्पद है। एक व्यक्ति ने एक शब्द प्रयोग किया था, मैं दोबारा से प्रयोग कर रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ जो होना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना होकर वर्ल्ड हॉरर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना होकर ये वुहान हॉरर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, चाइनीज हॉरर ऑर्गेनाइजेशन का ये काम कर रहा है। तो ये एक लॉबी है पूरी। इस लॉबी की योजना क्या है कि पहले तो इसको महामारी के रूप में प्रसारित किया जाएगा। चाइना से जो फोटोग्राफ्स आए थे आपने देखे होंगे कि सड़क के ऊपर लोग मर रहे हैं, सुअरों को गड्ढों में डाला जा रहा है, जो चूजे हैं उन चूजों को जमीन के अंदर दबाया जा रहा है, बॉक्स के अंदर घर के अंदर लोगों को सील कर दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आई, वो सारी जो क्लिप्स हैं ये कहीं से निकली नहीं थी, ये वायरल जानबूझ के करवाई गई थी ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक टेरर पैदा हो जाए, एक हॉरर पैदा हो जाए। और अभी सोशल मीडिया के ऊपर कितना नियंत्रण है आप देख लीजिए कि आप कोरोना ट्रीटमेंट नाम का शब्द लिख दें, आप कुछ भी लिख दें तो आपकी पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। आपको 3 दिन पहले 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा 3 दिन के लिए, फिर 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्लियर हो जाता है, अमेरिका ने तो सीधे सीधे कहा कि ये डब्ल्यूएचओ किसी काम का नहीं है और मैं डब्ल्यूएचओ को मानता नहीं हूं। डब्ल्यूएचओ से वो एग्जिट कर गया, यूएसए ने अपने आप को एग्जिट कर लिया और यूएसए ने कहा कि डब्ल्यूएचओ को मैं जो फंडिंग करता हूं वो कोई फंडिंग मैं डब्ल्यूएचओ को करने वाला नहीं हूं। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर मिस्टर टुड्रोस, उसकी जन्म कुंडली मुझे मुंह जबानी याद है। मिस्टर टुड्रोस डब्ल्यूएचओ का जो आज का डायरेक्टर है, मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो इथोपिया नाम का एक देश का रहने वाला है, वो जो अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा देश है, उसमें वो वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन था उसका 3रे नंबर का पदाधिकारी रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और अभी
जब 2017 में चुनाव हुए थे तो उसके चुनाव में उसको बैकिंग करने का काम चाइना ने किया था। उसको डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर ही चाइना ने बनाया है और उसने जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर का चयन करवाया है वो डायरेक्टर का चयन किसी बड़े मकसद के साथ करवाया है। और चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत अधिक लोग नहीं मरे। तो इसकी वैक्सीन तो इलाज पहले से है, बस ये महामारी की तरह हो जाएगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी वैक्सीन बेची जाएगी। भारत के अंदर जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, जिस प्रकार से इकोनॉमी बैठी, जिस प्रकार से मजदूर गए, जिस प्रकार से काम धंधे बंद हुए, जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत की सरकार को जारी करना पड़ा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये कोरोना और इस वायरस के कारण, इस महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सब कुछ ऐसा लगता है कि रुक गया हो। बिना किसी मिसाइल के, बिना किसी गोली के ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ ठहर गई हो। तो इसके बीच में अभी एक खबर आएगी कि एक कंपनी ने वायरस का टीका बना लिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका काम धंधा बंद है, आप ऑफिस में नहीं जा पा रहे, आपके बच्चे घर के अंदर लॉकडाउन है, आपके आसपास कोई पता लगता है कि कोई व्यक्ति मरीज है तो आप कुछ भी छूते हुए डरते हैं। आपको यदि कोई व्यक्ति कहे कि 10,000 रुपए का एक टीका है और ये 10,000 रुपए का टीका आप लगवा लेंगे, वैक्सीन आप लगवा लेंगे तो आपको कोरोना का खतरा नहीं होगा। कोरोना से कितने लोग मरते हैं, कोरोना कितना खतरनाक है, मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन ये जितना भी खतरनाक है, यदि इसका ट्रीटमेंट आपके रसोई घर के मसाले से उपलब्ध हो और कोई व्यक्ति ये कहे कि ये रसोई घर के मसाले से हो सकता है, आपके घर के पिछवाड़े में जो गिलोय लगी हुई है, आपके घर में जो हल्दी है, आपके घर में जो दालचीनी है, आपके घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आपके खेत की मुंडेर के ऊपर, खेत की मेड़ के ऊपर जो अश्वगंधा की जड़ पाई जाती है, वो यदि आपके पास है और आप उससे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके उसको विज्ञान की कसौटी पर, विज्ञान के वैज्ञानिकों की भाषा में कोई व्यक्ति बताएगा, तो जब उसका इलाज घर पर हो जाएगा तो ये सारा तिलिस्म, ये सारा षड्यंत्र धराशायी होने वाला है। और पतंजलि ने यही किया है। पतंजलि ने केवल 535 रुपए में इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा दिया। मान लीजिए पतंजलि नहीं है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी केवल गीता के ऊपर, वेद के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, केवल योग की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात नहीं करते। अब आने वाले समय में खबर क्या आएगी? एक खबर यह आएगी कभी ना कभी कि वो खबर क्या कहेगी कि जी वैक्सीन तो बन चुका है, 10,000 रुपए का एक टीका है। अब 10,000 रुपए का टीका है, मैं सरकार की बात नहीं करता, उसके बाद सरकार की, आपकी और मेरी बात करता हूं। हिंदुस्तान में 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मेरे घर में 4 मेंबर है, 10,000 रुपए का टीका है तो मुझे ये टीका लगवाना है। क्यों लगवाना है? क्योंकि मैं ये टीका लगवा लूंगा, अपने बच्चों को लगवा लूंगा तो मेरी जान बच जाएगी। और ये टीके के 10,000 रुपए तो 2 महीने में पूरे हो जाएंगे, मैं काम के ऊपर जाऊंगा, मेरा डर निकल जाएगा, डर निकल के मैं काम करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं व्यापार करूंगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उतना नुकसान तो मुझे 1 महीने में पूरा हो जाएगा। क्योंकि जितना नुकसान मुझे कोरोना के डर की वजह से आज हो रहा है, वो नुकसान यदि मैं कोरोना के डर से निकल गया तो वो नुकसान तो मेरा पूरा हो जाएगा कि कोई 40,000 रुपए में आपका पूरा परिवार सेफ गार्ड हो जाएगा। तो आप वो टीका लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो आप अपनी सेविंग से लगवाएंगे, अपने पीएफ से पैसे निकलवाएंगे, अपने घर में आपकी पत्नी ने जो बचा के रखे हैं वो खुद निकाल कर देगी, आपको मांगने नहीं पड़ेंगे। आप हो सकता है अपनी पत्नी को सामान्य कहें, महिलाएं बचाकर पैसे रखते हैं ताकि किसी आपात स्थिति में काम आए, उस धन को निकाल दो, तो वो सामान्य तौर पर तैयार नहीं होंगी, तो वो खुद कहेंगी, आपके पास आकर कहेंगी। मीडिया में जैसे ही खबर आएगी कि वैक्सीन बन चुका है और 10,000 रुपए का एक टीका है, तो वो घर में आपके 5 साल के बच्चे को लेकर आएगी कि तत्काल इसको तो टीका लगवाना है, मुझे लगवाओ या ना लगवाओ, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने तिजोरी में से पैसे निकाल कर देती हूं, पर्स में से देती हूं। तिजोरी और पर्स में पैसे नहीं है तो मैं अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए तैयार हूं, मुझे गहनों की आवश्यकता नहीं है। वो कहेंगे कि हम अपने पीएफ से निकलवाने के लिए तैयार हैं, एफडी तोड़वाने के लिए तैयार हैं, और कुछ नहीं तो हम कर्ज लेने के लिए तैयार हैं, और कुछ नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि भाई ये वैक्सीन तो लगवा लो, ये जान बचानी तो जरूरी है, पैसे नहीं है तो पैसे मैं देने के लिए तैयार हूं। ये तो उनकी बात है जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, और जो रिच क्लास हैं, जो सुपर रिच क्लास है, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। उनके लिए तो घर पर वो बुलाएंगे, घर पर बुलाकर उनको टीका लगाकर लोग जाएंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए। सरकारी नौकरियों में जो है उनकी बात छोड़ दीजिए। सामान्य जो गरीब व्यक्ति बच गए, जो 20, 30, 50 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास बिल्कुल धन संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है, उनके बारे में फिर सरकार आवाज उठाएगी। सरकार कहेगी कि ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है। जैसे अब हर व्यक्ति के अकाउंट में सरकार को 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए डालने पड़ रहे हैं, अलग अलग स्कीम देनी पड़ रही है, रोजगार देना पड़ रहा है,
उनके घर में अनाज भिजवाना पड़ रहा है, वो ठीक है, हमें अपने देशवासी हैं उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में सरकार क्या सोचेगी कि इकोनॉमी तो चले, यदि वैक्सीन आ गया है तो हमें ये वैक्सीन लगवाना है। उन 50 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ लोगों के लिए बजट से जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निकला है, ऐसे ही 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक और निकल जाएगा और उस पैकेज से उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, टीका लगाया जाएगा। उनको जरूरत है या नहीं है ये अलग बात है, उनकी आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि भय है, टेरर है, और आज आवश्यकता इस भय और टेरर से निकालने की है। इस भय और टेरर से आज WHO चाहे तो नहीं निकाल सकता। आज हमारे देश में यदि हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री यदि ये कहे कि ये दवा कोरोना की वायरस की दवा है, आप इसको खा लो, आप इससे बच जाओगे, आपको बिलीव नहीं होगा। यदि आयुष विभाग भी कहे तो उसके ऊपर भी बिलीव नहीं होगा। लेकिन पतंजलि की विश्वसनीयता इतनी अधिक है। दिक्कत दवा की घोषणा करने से नहीं है, दिक्कत इस दवा से भी नहीं है, दिक्कत यह भी नहीं है कि यह दवा अच्छी है या बुरी है, यह दवा कितना काम करेगी, इस दवा का कितना क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है, इस दवा के अंदर कमियां क्या है, इसके अंदर किसका क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, किसको सूचना दी गई या नहीं दी गई, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि पतंजलि की विश्वसनीयता की, कि पतंजलि कुछ कहता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ कहते हैं तो लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं। और लोगों में मैं ये कहूं कि अपने भारत के अंदर यदि जांच की बात की जाए तो साउथ कोरिया छोटा सा देश है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर जो जांच की दर है, भारत में यदि एक व्यक्ति की जांच होती है तो साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, USA के अंदर, इटली के अंदर और ब्रिटेन के अंदर 100 व्यक्तियों की जांच होती है। तो अपने यहां यदि हम जांच की बात करें तो जांच ही उसकी होती है जिसके यहां बहुत ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं, या जो कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी XYZ की, हमारे ऑफिस में किसी को कोरोना हो गया तो जो उसके संपर्क में होते हैं उनकी जांच होती है। कोई सामान्य व्यक्ति जांच करवाना चाहे तो जांच होना संभव नहीं है। और आज हो क्या रहा है, दिल्ली में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे जब पिछले दिनों बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि लोग 10 लाख रुपए कैश अपने बैग में डाले हुए हैं, और वो जब उनको कोरोना के सिम्टम आते हैं तो कोरोना के सिम्टम आने के बाद उनको हॉस्पिटल वाले एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। वो 10 लाख रुपए जेब में है, उनके बैग में डाले हुए ब्रीफ केस के अंदर, लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल के अंदर बेड बुक करवा दिए गए हैं। ऐसी मारामारी का तरीका है कि कोई व्यक्ति जाता है पेशेंट, तो पेशेंट हॉस्पिटल में घूमता रहता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उसको एंट्री नहीं दी जाती, उसको एंट्री करवाई नहीं जाती, हॉस्पिटल के अंदर उसका टेस्ट नहीं होता। तो ऐसे वातावरण के बीच में देखिए, ये कुछ लोगों को कोरोना हो सकता है, कुछ लोग मर सकते हैं। अभी भी मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर कितनी है, अभी कोरोना जो हुआ है 9 मिलियंस को हुआ है, 90-95 लाख को हुआ है, मरे कितने हैं 4.5 लाख। तो मृत्यु दर कितनी है, 3-4% मृत्यु दर है। और इन 3-4% का भी आप आकलन करते हैं तो ये पाते हैं कि इनमें से कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज है कि जिसमें उनकी जान की पहले से गारंटी नहीं है। मैं अपने एक परिचित की बात बताता हूं। अपना एक परिचित गुवाहाटी से आया, गुवाहाटी से दिल्ली आया, हमारे संगठन का कोई जानकार व्यक्ति था, 75 साल उनकी उम्र, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, उनकी भी 72-73 साल की उम्र, उनकी धर्मपत्नी की कुल्ले में फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर के कारण उनका कोई नया ब्लड नहीं मिल रहा, उनको ट्रेन से आते आते कोरोना हो गया, सिम्टम दिखाई दिए, बुखार आया, टेस्ट करवाया गया, दोनों का टेस्ट करवाया गया, दोनों को कोरोना निकला। उन महिला की डेथ हो जाती है जिनकी 73-74 वर्ष की आयु है, कुल्ला टूटा हुआ है, सर्जरी में पहले से ही है, कॉम्प्लिकेशन पहले से ही है, अब 73-74 साल का शरीर है तो इम्यूनिटी भी वीक है, एक्सीडेंट हो चुका है तो और क्रोनिक स्टेज आ चुकी है, अब उनकी डेथ हो जाती है। तो अब वो जो 75 साल के बुजुर्ग हैं, उन 75 साल के बुजुर्ग का कोरोना पॉजिटिव है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, उनको आईसीयू में रखा जाता है और वो ठीक होकर बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि वो मेरे परिचित थे, ये फार्मूला जो कल इजाद किया गया, मैंने जब यहाँ के रिसर्च साइंटिस्ट से पूछा कि इसकी कागजी कार्रवाई तो जब होगी तब होगी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने वही बताया जो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी जो टीवी के ऊपर बता रहे हैं। कोई गुप्त एजेंडा नहीं, कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं, वो बताया, मैंने उनको वो बताया, उनको वो दिया गया, या अंदर से उनके इम्यूनिटी उनकी बूस्ट हुई और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। 75 साल का व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस भय से निकालने का काम पतंजलि कर रहा है। और ये लोबी कितनी खतरनाक है इसके बारे में आपको जानकारी है। हमारी ब्लड शुगर कितनी नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ये तय करने का काम कौन करता है? ये तय करने का काम फार्मा की लोबी करती है। हमारा बीपी कितना ठीक है, कितना अबनॉर्मल है, ये तय कौन करता है? ये फार्मा की लोबी करती है।
हमारे अंदर हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, उसका लेवल क्या होगा, कहां हमारा हाई लेवल कहा जाएगा, किसको बॉर्डर लाइन कहा जाएगा, किसी को अपर लाइन कहा जाएगा, किसको बॉर्डर लिमिट कहा जाएगा, ये तय कौन करता है? ये फार्मा कंपनियों के एडवाइजर तय करने का काम करते हैं। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, भारत के अंदर, भारत में जो 135 करोड़ की आबादी है, इसको पूरी दुनिया में डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है। इस डायबिटीज की कैपिटल की बात करें तो जैसे डायबिटीज, मान लीजिए, मुझे नहीं पता, मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं, मान लीजिए 120 जो यूनिट है वो फास्टिंग की यूनिट है तो डायबिटिक है, उससे ऊपर है तो। लेकिन अब बीच में उन्होंने एक लाइन और डाल दी कि 100 से 120 जिसकी है वो प्री डायबिटिक है। एक टर्म क्या डाल दी? प्री डायबिटिक। अब अगर 120 से 100 की लिमिट कर दी जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ लोग हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि पहले से मान लीजिए 10 करोड़ डायबिटीज वाले हैं। अब ये थोड़ी सी लिमिट गड़बड़ हो गई तो कितने करोड़ लोग और डायबिटीज वाले हो गए? अब इतने करोड़ लोग जैसे प्री डायबिटिक या डायबिटिक कहे जाएंगे तो हर व्यक्ति डायबिटीज की दवाई खाने के नाम पर 20 रुपए की 30 रुपए की दवाई खाएगा। हर व्यक्ति रोज 20 रुपए की 30 रुपए की दवाई खाएगा। 1 करोड़ लोग भी उसकी दवाई खाएंगे तो 20 करोड़ रुपए का प्रतिदिन का, इसको साल को आप जोड़ेंगे तो हजारों करोड़ का ये बैठता है। तो ये सारी लॉबी कितनी खतरनाक है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है, ये बताने का काम कौन करती है? ये लॉबी करती है। 1980 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगल ने एक एक्ट पास किया जिसके कारण पब्लिक के पैसे से चलने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और दूसरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च और खोजों को प्राइवेट कंपनी खरीद सकती हैं और उसका पेटेंट करवा सकती हैं। अपने भारत के अंदर तो मैं एक दुखद बात बताऊं, भारत के अंदर जो जितनी भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं उसमें, क्योंकि मेरे बहुत परिचित लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम रिसर्च तो करते हैं, रिसर्च सरकार के पैसे से करते हैं, लेकिन रिसर्च होने के बाद रिसर्च तो कहीं छापी जाती है, वो रिसर्च तो इंप्लीमेंट होती नहीं है, लेकिन उस रिसर्च के डाटा को हमसे ये विदेशी कंपनियों के लोग एक तरीके से या तो खरीद लेते हैं या चुरा लेते हैं, या हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग प्लांट कर देंगे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से वो डाटा उन एग्रीकल्चर कंपनियों को दे देते हैं, बीज और दवा बनाने वाली कंपनियों को दे देते हैं, जो उसके आधार पर मोटी कमाई करने का काम करते हैं। तो रिसर्च में क्या होता है ये आपको पता है। रिसर्च में भारत की कहीं स्थिति नहीं है। अगर पतंजलि जैसा इंस्टीट्यूट, जिसकी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन करने का काम खुद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और अभी जब ये कोरोना वायरस फैला तो खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुर्वेद के एक्सपर्ट को बुलाया था आयुष की कमेटी में। परम पूज्य आचार्य जी और दूसरे एक ग्रुप में पूज्य स्वामी जी महाराज उसमें थे। उसमें खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आयुर्वेद के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको 50 ऐसे पोस्ट दिखा सकता हूं जिसमें आयुष मिनिस्ट्री, खुद आयुष मिनिस्ट्री ये प्रमोट कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि काढ़ा पीना चाहिए, गिलोय पीनी चाहिए, इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। यदि आयुष मिनिस्ट्री ये विज्ञापन छापती है, ये देख लीजिए, ये उल्टा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आयुष मिनिस्ट्री विज्ञापन छापती है माई गवर्नमेंट माई ऐप में, उसमें ये लिखती है। इन सब में आप देख रहे होंगे कि ये सारे विज्ञापन है जिसमें वो कहती है गिलोय लगाने के लिए अभियान शुरू कर रही है, घर घर लगे गिलोय, इसके लिए अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इन पोस्टर को ट्वीट कर रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं कि हमें अपनी रसोई घर से, अपने ट्रेडिशनल आयुर्वेद से इसका उपचार खोजना चाहिए। आप देखिए, ये सब ये आयुष मिनिस्ट्री के ऑफिशियल पंफलेट और पोस्टर हैं। यदि इनसे कोरोना कंट्रोल हो सकता है, क्योर हो सकता है। और मैं आपको एक डाटा और दिखा देता हूं। ये पाया गया कि चाइना के अंदर जो कोरोना को कंट्रोल किया, जो आम जनमानस ने कंट्रोल किया, उसमें एक बड़ा योगदान किसका रहा है? एक बड़ा योगदान रहा है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ने, जो दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं वो जो कंज्यूम होती थी एक क्वार्टर में, उस क्वार्टर में पिछली बार की बजाय 2 गुना से ज्यादा कंज्यूम हुई है। चाइनीज लोगों ने खूब अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग किया है इस कोरोना वायरस से इस बचने के लिए। तो चाइना खुद इसका प्रयोग कर रहा है। 1980 में ये रोनाल्ड रीगन ये कानून पास करते हैं। फार्मा लॉबी के दबाव के कारण जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके नाम पर भी एग्रीमेंट सभी WTO के मेंबर देशों के ऊपर लागू हो गए, जिसके तहत फार्मा कंपनियों के लाभ के लिए पेटेंट की अवधि
जो पहले कम थी उसको बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। और ये फार्मा कंपनियां कितना मुनाफा कमाती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक टैबलेट जो 10 पैसे की बनती है उसको 1,000 रुपए की बेचने का काम करते हैं। 5-5 हजार, 10-10 हजार, 1-1 लाख गुना ज्यादा प्रॉफिट लेने का काम करती है। नोवार्टिस नाम की एक कंपनी है जो ब्लड कैंसर की एक दवा बनाती थी। ब्लड कैंसर की उसकी दवा, उसकी कॉस्ट 1 महीने की जहां 1 लाख से लेकर 1.25 लाख पड़ती थी, भारत की कंपनी ने जब वो बनानी शुरू की तो उसकी कॉस्ट घटकर केवल 10,000 रह गई। ये बहुत फेमस किस्सा है। आमिर खान ने जो सत्यमेव जयते बनाया था ना, उसमें भी ये विषय लिया था, तो इसकी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। मैं इसकी डिटेल में चर्चा नहीं करता, केवल इतनी चर्चा करता हूं ये कि फार्मा की लॉबी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि किसी देश में राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ की पॉलिसीज क्या होंगी, ये तय करने का काम ये करते हैं। और मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूं कि हमारे यहां महर्षि सुश्रुत और चरक जी ने जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया है वो अद्भुत दिया है। महर्षि चरक और सुश्रुत के बाकी पूरे ग्रंथ को छोड़ दीजिए, यदि हम केवल हेल्थ की डेफिनेशन की बात करते हैं, केवल स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करते हैं, तो जो हमारे महर्षि सुश्रुत और चरक ने आज से हजारों साल पहले, 2-2.5 हजार साल पहले का तो पांडुलिपि लिखी हुई है, ऐसा मानते हैं। हमारा यह मानना है कि ये लाखों साल पुराना हमारा जो ज्ञान है उसमें जो उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, वो हेल्थ की डेफिनेशन यदि कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक पढ़ ले तो उस डेफिनेशन के, उस परिभाषा के आसपास WHO की स्थापना 1948 या 1949 में हुई। लेकिन इस परिभाषा तक पहले क्या मानता था WHO कि शरीर में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है तो स्वस्थ है। बाद में क्या माना उसने कि शरीर में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, तो हमने स्वस्थ कह दिया, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, सोशल स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और महर्षि सुश्रुत ने यह परिभाषा हजारों साल पहले दी है।